संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं जी.आर. चौधरी और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की इसी श्रृंखला में आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लाया हूं वो काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं इसको कह सकता हूं, और प्रत्येक जो शिक्षक भर्ती होने वाली है या होगी उसमें से एक सवाल इनमें से देखने को मिलेगा। तो बड़े गौर से, बड़े ध्यान से और बड़े मनोयोग से इस क्लास को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और साथ में आप भी इस पर चिंतन करना ताकि वो अपना एक सवाल जो आने वाला है वो आपका कंप्लीट हो। देखो, आज मैं बात करने वाला हूं, एक टॉपिक लाया हूं आपके लिए, समायोजन या एडजस्टमेंट। और इसमें से जो सवाल बनता है वो इस प्रकार का बनता है कि जो समायोजन की विधियां हैं उस विधियों में से एक सवाल देखने को लगभग एग्जामों में मिलता है। तो हम थोड़ा सा सामान्य से इसका परिचय पढ़ ले कि वास्तव में समायोजन क्या है, समायोजन किसे कहते हैं। देखो, नाम से पता चल रहा है, सम प्लस आयोजन से इसका मतलब संधि विच्छेद कर सकते हैं इसका। तो समायोजन जो प्रक्रिया है वो एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थात किसी भी काम को करने के लिए या व्यक्ति के सामने नई नई परिस्थितियां पैदा होती है, नई नई स्थितियां पैदा होती है, और व्यक्ति उन स्थितियों या समस्याओं से यदि पार पाना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उन स्थितियों या परिस्थितियों में क्या करना पड़ेगा, समायोजन करना पड़ेगा। और समायोजन जब होता है तभी व्यक्ति को सफलता मिलती है, और समायोजन के फलस्वरूप एक प्रसन्नता महसूस होती है और अपना व्यवहार उसके अकॉर्डिंग बदल जाता है। तो समायोजन किसे कहते हैं, एक सामान्य सा परिचय था, लेकिन आज जो टॉपिक है वो है समायोजन की विधियों पर हम चर्चा करेंगे कि समायोजन की विधियां किस किस प्रकार से समायोजन कर सकते हैं। तो समायोजन की पहली जो विधि है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष उपाय, और दूसरे हम चर्चा करेंगे अप्रत्यक्ष उपायों पर। समायोजन के जो दो प्रकार है, एक प्रत्यक्ष उपाय और एक हम चर्चा करेंगे अप्रत्यक्ष उपाय पे। तो प्रत्यक्ष उपाय का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति चेतन अवस्था में, चेतन मन द्वारा या सामने जब कोई समस्या आती है तो उसमें उसका व्यवहार कैसा करता है, व्यवहार या उसकी प्रतिक्रिया है, वो प्रत्यक्ष उपाय है। तो प्रत्यक्ष उपाय में हम चार चर्चा करने वाले हैं, चार बिंदुओं की चर्चा करेंगे। चार प्रकार के प्रत्यक्ष उपाय हो सकते हैं। पहला, जब आप व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है, आती है तो क्या होता है, समायोजन अपना गड़बड़ाने लगता है। तो पहला उपाय है बाधाओं को नष्ट करना, कि जब भी व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है तो पहला उपाय ये हो सकता है कि उस समस्या को ही उस समस्या को ही क्या कर दो, समाप्त कर दो। जैसे कोई व्यक्ति, मैं आपको समझाऊं कि जैसे कोई व्यक्ति इधर जा रहा है, ये काम कर रहा है, उसके रास्ते में ये समस्या आई, तो पहला उपाय तो ये है कि इस समस्या को ही क्या कर दो, समाप्त कर दो और अपने टारगेट की तरफ जाओ। तो ये सबसे बेटर तरीका है। इसके बाद में तो समस्या रहेगी नहीं, और समस्या नहीं रहेगी तो अपने आप समायोजन की कोई समस्या नहीं रहेगी। तो पहला उपाय आप ये कर सकते हो कि आप क्या कर सकते हो, बाधाओं को नष्ट कर सकते हो। दूसरा, कार्यविधि में परिवर्तन। सामान्य छोटी छोटी बातें करेंगे इसमें, जो अप्रत्यक्ष उपाय है वो काफी महत्वपूर्ण है। कार्यविधि में परिवर्तन। कार्यविधि का परिवर्तन का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई काम कर रहे हो, आपके सामने हो सकता है दुविधा की स्थिति आएगी, समस्या पैदा होगी, तो आप जिस कार्य में जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ये समस्या है, ये एक व्यक्ति है, अब इसको, ये उसका लक्ष्य है, अब इसको ये सामने समस्या आई तो इसको, या तो पहला तरीका तो ये है कि समस्या को समाप्त कर दो। मान लो समस्या समाप्त नहीं हुई तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये एक रास्ता हो सकता है, ये एक रास्ता हो सकता है, ये एक रास्ता हो सकता है, या ये कोई रास्ता हो सकता है। तो बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। तो आप जो है, यदि बाधा समाप्त नहीं हो रही है तो समायोजन करने के लिए अपनी कार्यविधि में परिवर्तन करो। जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि जैसे आप अभी रीट या सीटेट या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, साइकोलॉजी पढ़ रहे हो सकता है आपको साइकोलॉजी समझने में समस्या आए। अब साइकोलॉजी समझने में समस्या इस प्रकार की आ सकती है कि मान लो आपने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर रखी है, उसमें आपको समस्या आ रही है कि आप समझ नहीं पा रहे हो, तो आपके पास इसके अलावा भी तो ऑप्शन है आपको। तो यदि कोचिंग क्लास में समस्या आ रही है तो ऑनलाइन क्लास देख लो, ऑनलाइन क्लास में भी समस्या आ रही है तो किसी दोस्त से चर्चा कर लो। अर्थात यदि आपको समायोजन करना है तो आपको अपनी कार्यविधियों में परिवर्तन करके समायोजन प्राप्त कर सकते हो। दो बात हुई। तीसरी बात करें, अन्य लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। ये वास्तव में जो समायोजन
का तरीका है वो मैं कहूं कि निम्न तरीका है। काफी बाद की स्थितियां पैदा होती है कि जब किसी व्यक्ति को बार बार लक्ष्य प्राप्त नहीं हो, लक्ष्य के लिए प्रयास करे असफलता मिले, लक्ष्य के लिए प्रयास करे असफलता मिले, तो समायोजन का एक ही तरीका है कि भाई लक्ष्य ही चेंज कर लो आप। भाई इसी डायग्राम से मैं समझाऊं आपको कि मान लो यही एक व्यक्ति जिसको लक्ष्य प्राप्त करने में समस्या हो रही है, ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, ये उसका लक्ष्य है, ये समस्या है। अब उसने बार बार प्रयास किया, उसको सफलता नहीं मिली, तो हो सकता है लक्ष्य दूसरा बना लो। ये क्या कहलाता है? अन्य लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। जैसे कोई बच्चा पटवारी की तैयारी कर रहा है या शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है, बार बार असफल हो रहा है, उसको पता है कि मुझ में क्या है, बार बार असफलता मिल रही है, मैं इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकता, तो यार आपका स्ट्रॉन्ग कोई दूसरा सब्जेक्ट हो सकता है, तो उस दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी एग्जाम है उसको दे लो। जैसे गणित किसी की मजबूत है तो वो पटवारी की तैयारी कर लेगा, और मान लो गणित किसी की कमजोर है तो हो सकता है वो पटवारी छोड़ के किसी रीट की तैयारी कर ले या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर ले। तो ये क्या हुआ? अन्य लक्ष्यों का प्रतिस्थापन कहलाता है। बड़े साधारण सी भाषा में हम समझेंगे, लिखना कुछ भी नहीं है। चौथा जो प्रत्यक्ष उपाय है वो है विश्लेषण और निर्णय। कई बार व्यक्ति के सामने ये स्थितियां आती है कि उसको 2 या 3 बातों में से एक चीज को चुनना होता है। जैसे आपने एग्जाम में देखते हो कि कई बार क्या होता है कि जैसे आपको बहुत सारे एग्जाम में बैठोगे तो आपको कुछ सवाल ऐसे लगेंगे, वही है कि आपको A, B, C और D ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। अब आपको सवाल देखते ही पता है कि आपको B भी नहीं है और C भी नहीं है, ये तो पक्का पता है। लेकिन अब क्या है, A और D में से दोनों में से आपको लग रहा है कि यार 2 है, मेरे पास 2 ऑप्शन है, उन दोनों में से मुझे चूज करना है। कभी कभी कई बच्चों की यह भी होता है कि उसकी एक साथ 2 जगह सिलेक्शन हो जाता है, तो 2 जगह सिलेक्शन हो गया तो अब उसका क्या होगा? विश्लेषण और निर्णय के द्वारा उसको किसी एक चीज पर पहुंचना होता है। हर पहलू को वो भली भांति विश्लेषण करता है, हर पहलू की कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, और उसके बाद में क्या पहुंचता है? निर्णय पर पहुंचकर समायोजित हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल दूं, कोई बच्चा तैयारी के लिए शहर आया, अब शहर आया तो उसके पास समायोजन की कमी पैदा हो गई कि यार मैं खाना घर पे बनाऊं या हॉस्टल से मंगवाऊं या टिफिन चालू करवाऊं, मान लो। अब वो क्या करेगा? विश्लेषण करेगा कि घर पे खाना बनाने से क्या होगा? 1 घंटा खराब होगा, घर पे खाना बनाने में पूरा सामान, घर का सामान लाना पड़ेगा। विश्लेषण करेगा और बाद में एक हो सकता है वो डिसीजन कर ले कि यार मुझे तो क्या लाना है? टिफिन चालू करवाना, टिफिन सेंटर से टिफिन आना चाहिए मेरा। तो ये विश्लेषण और निर्णय। तो 4 प्रकार के प्रत्यक्ष उपाय हो सकते हो। अब मैं बात करने वाला हूं अप्रत्यक्ष उपायों की। अप्रत्यक्ष उपायों की, और अप्रत्यक्ष उपायों में सबसे पहला है आत्मीकरण या तादात्मीकरण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन मेथड। यह अप्रत्यक्ष उपाय है जिसके द्वारा व्यक्ति जब भी कोई समस्या पैदा होती है सामने, या समायोजन की स्थिति गड़बड़ाने लगती है या तनाव पैदा होता है व्यक्ति में और स्थितियां उसके अनुकूल महसूस नहीं करता है, तो व्यक्ति क्या करता है? आत्मीकरण या तादात्मीकरण करने की कोशिश करता है। आत्मीकरण और तादात्मीकरण को आप यूं समझ सकते हो कि प्रत्येक व्यक्ति जब उसके सामने समस्या आती है तो वो स्वयं को किसी महान व्यक्ति से जोड़ने की कोशिश करता है, महान व्यक्ति से जोड़ने की कोशिश करता है। देखो समझना, महान व्यक्ति से कैसे जोड़ेगा? महान व्यक्ति से जुड़ने की कोशिश करता है। समझना इसको कि जैसे मान लो कोई बच्चा है जिसने 3 बार एग्जाम दिया और तीनों बार क्या हो गया? वो असफल हो गया। 3 बार एग्जाम दिया, भरपूर तैयारी की, हो सकता है उसके फिर कुछ कमी रह गई हो, और 3 बार एग्जाम देने के बाद में वो क्या हो गया हो? असफल हो गया हो। अब वो क्या करता है? समायोजन, दिल में समायोजन पैदा करने के लिए, क्योंकि समायोजन के बगैर क्या होता है? मानसिक तनाव पैदा होता है, और जब समायोजन हो जाता है तो आपको पता है कि मानसिक तनाव क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। उस तनाव को समाप्त करने के लिए वो क्या है? मन ही मन में या लोगों को क्या कहेगा कि मैं तो 3 बार फेल हुआ हूं, लेकिन वो देखो एक मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति था जिसने IAS का एग्जाम दिया था, लेकिन वो उससे पहले 4 बार फेल हुआ था, तो मैं भी क्या हो जाऊंगा?
पास हो जाऊंगा, 3 बार फेल हो गया, लेकिन उस महान व्यक्ति को देखो। जैसे आपने देखा होगा मकड़ी के उदाहरण दिए जाते हैं कि मकड़ी 10 बार गिर गई थी, वापस चढ़ी, वापस गिर गई, वापस चढ़ी, वापस गिर गई, तो उसको क्या मिलता है कि मोटिवेशन मिलता है, तो किसी महान व्यक्ति से खुद को जोड़ने का प्रयास करता है। गांधी जी से जोड़ सकता है कि गांधी जी ने भी अब कभी हार नहीं मानी थी, तो मैं क्यों हार मानूं। तो इस प्रकार की जो स्थितियां पैदा होती है, किसी महान व्यक्ति से स्वयं को जोड़ना, ये क्या कहलाता है, आत्मीकरण या तादात्मीकरण या आइडेंटिफिकेशन। आपने भी बहुत सारे देखे होंगे कि जैसे आपका कोई बहुत दूर का रिश्तेदार है जो बहुत बड़ी पोस्ट पे है, बहुत महान व्यक्ति है, तो आपको वो दूर का है, लेकिन लोगों को आप क्या बताते हो कि ये तो मेरा क्या है, बहुत खास है। कई आपके दोस्त जो आपके ज्यादा क्लोज दोस्त नहीं थे, लेकिन आप फिर भी कहते हो कि ये तो मेरा क्या है, लंगोटिया यार था। जबकि कोई बदमाश आदमी हो, जो असफल आदमी हो, तो आपका कितना ही क्लोज हो, आप ये तो नहीं कहोगे कि ये मेरा खास दोस्त था। ये क्या है, आत्मीकरण तादात्मीकरण की स्थितियां पैदा होती है। अर्थात जब भी हमारे मन में तनाव पैदा हो, कुछ समायोजन की स्थिति गड़बड़ाने लगे, तो हम क्या करते हैं, अपना जुड़ाव किसी महान व्यक्ति से जोड़ने के, उसके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं, और ये क्या होता है, आत्मीकरण या तादात्मीकरण। क्लियर है? आसान समझ में गए होंगे। कोई समस्या है तो आप कमेंट करके लिख सकते हो। अगला जो बिंदु है वो है पलायन। पलायन स्टेप। इसमें क्या होता है कि जब व्यक्ति के सामने बाधाएं आए, व्यक्ति के सामने तनाव पैदा हो, व्यक्ति के सामने परिस्थितियां विपरीत आए, तो व्यक्ति को एक रास्ता यह हो सकता है कि वो उस स्थितियों से क्या कर जाए, पलायन कर जाए। जैसे गांधी जी ने एक शब्द काम में लिया था, हिजरत। गांधी जी ने एक शब्द काम में लिया था, हिजरत, कि जहां अन्याय बढ़ जाए तो उस रास्ते को या उस जगह को क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो गांधी जी ने हिजरत शब्द काम में लिया था। वैसे ही यदि कहीं, जैसे एक एग्जांपल मैं दूं कि यार एक सास और बहू में झगड़ा चल रहा है, तो उस तनाव या उस स्थिति का निराकरण इस प्रकार हो सकता है कि यार कम से कम एक को उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चला जाना चाहिए, या उस कमरे को छोड़कर दूसरे कमरे में चला जाए, तो अपने आप क्या हो जाएगा, समझौता हो जाएगा, शांति आ जाएगी, तनाव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और यदि वहीं रहोगे आप तो तनाव बढ़ता जाएगा, समायोजन आपका पूरा डावाडोल हो जाएगा, कुछ समायोजित होने लगोगे आप, तो समायोजन खत्म हो जाएगा। इसलिए ये एक रास्ता है शॉर्टकट कि आपको उस जगह को छोड़ देना चाहिए, उस जगह को जहां विपरीत परिस्थितियां, उस जगह को छोड़ देना चाहिए। सीधा तरीका है, उस जगह को क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। यही क्या कहलाता है, पलायन। साधारण सी बात थी इसमें। अगला रास्ता है कल्पना प्रवाह या दिवास्वप्न देखने की विधि। कि जब भी व्यक्ति की बड़ी फितरत होती है कि जब भी वो कोई चीज प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसका मन क्या है, उद्वेलित रहता है, बेचैन रहता है, और बेचैनी से क्या होता है, समायोजन आपका समाप्त होता है, समायोजन की समस्या पैदा होती है। अब जब बेचैनी आती है तो उस बेचैनी को खत्म करने के लिए व्यक्ति क्या कर सकता है, करता है, डेफिनेट से सभी करते हैं, आप भी करते हो, दिवास्वप्न देखने की विधि या कल्पना प्रवाह करते हो। जैसे आपको जो चीज नहीं मिली, जैसे आपके मन में था कि यार मैं एक गाड़ी खरीदूं, अब स्थिति है गाड़ी खरीदने की, नहीं खरीद पा सकते आप, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप देखना कि आपके मन में भी क्या आएगी, कल्पनाएं आएगी कि मेरे पास वो गाड़ी है, मेरी पार्किंग में वो गाड़ी खड़ी है, मैं कहीं गाड़ी को चलाते हुए जा रहा हूँ, बड़ा महसूस होता है, सुकून सा महसूस होता है। और ये शरीर, भगवान ने अपने शरीर में इस चीज़ को दिया है कि व्यक्ति कल्पनाओं के द्वारा अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है। और जब हम कल्पनाएं करते हैं, दिवास्वप्न देखते हैं, तो अपने को क्या है, अपने शरीर में खुशी का संचार होता है, और ये संचार होने से हम महसूस करते हैं कि हम समायोजित हैं। यदि कल्पना प्रवाह नहीं हो तो हम क्या चले जाते हैं, समायोजन की स्थिति नहीं पैदा हो तो हम क्या चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए दिवास्वप्न देखने की विधि, सपने देखकर अपनी इच्छाओं को कल्पनाओं में पूरी कर सकते हैं। बहुत सारे लड़के, बहुत सारी लड़कियां, आप भी देखते हो, अलग अलग प्रकार के सपने हो सकते हैं किसी के, तो दिवास्वप्न देख सकते हैं। दिवा का मतलब होता है दिन के सपने, आंखें खुली रख के विचार जो आते हैं, सपने आते हैं प्यारे प्यारे, दिवास्वप्न हमेशा अच्छे होते हैं। और जो अपनी इच्छाएं पूरी नहीं हो, उन्हीं की हम दिवास्वप्न देखते हैं।
तो ये दिवाशोपन देखने की विधि भी बहुत अच्छी है, बहुत खुशी महसूस होती है इसमें। देखो, एक मैं आपको बताऊं कि जैसे कोई व्यक्ति बड़ा क्रिकेटर बनना चाहता है, या आपने देखा होगा कि जैसे गांव में एक बारात आई हुई है, दूल्हा घोड़ी पे बैठा जा रहा है, तो जो लड़के हैं वो उसको देखकर, जिसकी शादी नहीं हुई है, वो अपना दिवाशोपन देखते हैं कि जैसे घोड़ी पे कौन बैठा हूं, मैं ही बैठा हूं। लड़कियां भी ये देखती है कि इस प्रकार का दूल्हा आएगा, कब? मेरी शादी में। तो इस प्रकार के हो सकते हैं दिवाशोपन, बहुत सारे दिवाशोपन हो सकते हैं। तो ये एक समायोजन का प्रकार है। अगला है शोधन, मार्गांतीकरण या उदातीकरण। शब्द ध्यान से, थोड़ा शब्द क्लिष्ट हो सकते हैं आपके लिए, नाम याद रखना, शोधन, मार्गांतीकरण या उदातीकरण। देखो, शोधन का मतलब सीधा सा आप समझ सकते हो, शोधन का मतलब होता है सुधरना। अब सुधरने का मतलब क्या हुआ? सुधरने का मतलब क्या हुआ? मार्गांतीकरण होता है मार्ग अलग होना। मार्ग क्या? अलग होना। मार्ग अंतिकरण, उस मार्ग का अंत करके दूसरा मार्ग, मार्ग दूसरा, अच्छा मार्ग, ये लिख दूं मैं, अच्छा मार्ग। कि जो समाज में मान्य बातें नहीं है, जो समाज द्वारा स्वीकृत नहीं है, उन चीजों को छोड़कर समाज द्वारा स्वीकृत बातों की ओर जाना ही मार्गांतीकरण, शोधन या उदातीकरण कह सकते हो आप। जैसे कि आपने इस एग्जांपल से आप ज्यादा समझोगे कि जैसे तुलसीदास जी थे। अब तुलसीदास जी जब एक भक्त होने से पहले, रामचरितमानस लिखने से पहले, वो अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत प्यार करते थे। वो भक्ति परंपरा से या राम भक्ति से कोई उनका जुड़ाव नहीं था, और वो किससे प्रेम करते थे? अपनी पत्नी से प्रेम करते थे। लेकिन एक घटना, जब आपको सबको पता होगा कि जब वो अपनी पत्नी से मिलने एक बार पीहर चले गए थे, और किस प्रकार आपको पता होगा कि वो सांप से लटक कर बिल्डिंग पे चढ़ गए थे, और जब उसकी पत्नी ने डांटा कि आप यदि मुझे इतना प्रेम करते हो, यदि इसी प्रकार का प्रेम भगवान से करते, तो आपको आज जीवन सफल हो जाता। और उसी के बाद उनका क्या हो गया? शोधन हो गया, मार्गांतीकरण हो गया, और वो क्या हो गए? समायोजित हो गए। इसी प्रकार आपने सारे महान संतों के बारे में, वाल्मीकि के बारे में आपने पढ़ा होगा कि वाल्मीकि प्राचीन पहले डाकू थे, और किस प्रकार उनके जीवन में एक साधु के मिलने के बाद में जब साधु ने पूछा कि आप ये डाकू हो, लोगों की हत्याएं कर रहे हो, तो आपके पाप के भागीदार आपके परिवार वाले भी है कि नहीं है? जब वो अपने परिवार वालों से पूछने गए कि आप भी मेरे पाप में भागीदार हो कि नहीं, और उसके परिवार वालों ने सबने मना कर दिया कि हम आपके पाप में भागीदार नहीं है। उसके बाद में वाल्मीकि क्या बन गए? महान संत बन गए। तो इस प्रकार पहले जो समायोजन नहीं था, एक डाकू थे, एक पत्नी से प्रेम करते थे, उसके बाद में किसी एक विशेष वजह की वजह से वो असामाजिक कार्य क्या हो जाता है? सही, किसी विशेष घटना की वजह से, ध्यान से रखना, किसी विशेष घटना, इसमें सब में विशेष घटना हुई। विशेष घटना जो हुई उसमें क्या हुआ? विशेष घटना से सामाजिक हो गए वो, और ये काफी महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम्पलों में आपने देखा होगा, आज भी हम देखते हैं कि कई बार क्या कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसमें बच्चे क्या होते हैं, जो शुरुआत में पढ़ने में कमजोर होते हैं, उसके 10वीं में 40%, 12वीं में 40%, ग्रेजुएशन में 40%, लेकिन एक घटना ऐसी आती है कि वो क्या हो जाता है? उनका जीवन बदल जाता है। और ये जो जीवन बदलने की प्रक्रिया है वो क्या होती है? शोधन या मार्गांतीकरण कह सकते हो, या उदातीकरण भी। तीनों शब्द काफी मोस्ट है, इसको समझ लेना, काफी मोस्ट मान सकते हो आप। उदातीकरण लिखा हुआ आ सकता है, मार्गांतीकरण लिखा आ सकता है, शोधन भी आ सकता है। तो किसी विशेष घटना के कारण से असामाजिक जो प्रवृत्ति है उसको सामाजिक प्रवृत्तियों में बदलना ही क्या कहलाता है? उदातीकरण या मार्गांतीकरण या शोधन। आशा कर रहा हूं कि आपको ठीक लग रही है क्लास, मजा आने वाला है क्लास में, बातों में। प्रतिस्थापन या विस्थापन विधि, ये देखो, प्रतिस्थापन या विस्थापन विधि जो है किसी अन्य स्थान पर भावना अभिव्यक्त करना, कि आप इसको यूं समझ सकते हो, जब व्यक्ति उचित स्थान पर अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाए। उचित स्थान पर भावनाएं,
कि जहां आपको उचित स्थान पर भावनाएं व्यक्त करनी है वो नहीं कर पाओ तो दूसरी जगह उचित स्थान पर, ध्यान से समझना, उचित स्थान पर यदि भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाओ, व्यक्त नहीं कर पाओ तो यदि उचित स्थान पर यदि आप भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाओ तो किसी अन्य स्थान पर भावनाएं अभिव्यक्त करना, किसी अन्य स्थान पर भावनाएं व्यक्त कर दो। इससे क्या मिलता है? किसी अन्य स्थान पर भावनाएं व्यक्त कर दो। समझना इसको, अन्य स्थान पर भावनाएं व्यक्त करना। देखो ये इस बात को आप समझोगे तो इसको प्रतिस्थापन या विस्थापन कहते हैं। कि जैसे कई बात, जैसे किसी लड़के को मैंने कहा कि यार ये बात किसी को कहना मत, मैं आपको ही कह रहा हूं। मैंने किसी को कह दिया ये बात कि यार आपको एक बात बता रहा हूं लेकिन किसी को कहना मत। महिलाओं में, लड़कियों में ज्यादा पाई जाती है। तो अब उसके मन में क्या होगा? एक गुब्बार सा पैदा हो जाएगा और ये गुब्बार पैदा होते ही क्या होता है? समायोजन समाप्त होने लगता है। अब उसके मन में ये होता है कि यार मैं किसी को कहूं, जिसको बारे में कहा था उसको तो नहीं कहूंगा लेकिन मैं किसी दूसरे को तो कह दूं ताकि मेरे दिल का गुब्बार है वो कम हो जाए। यही क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन या विस्थापन। जैसे एक एग्जांपल और आपको दूं कि जैसे एक बच्चे को टीचर ने डांटा, एक बच्चे ने होमवर्क नहीं किया और टीचर ने क्या किया? उसको डांटा। प्रतिस्थापन, एक की जगह दूसरे को, देखो नाम से पता चल रहा है, एक की जगह दूसरा। विस्थापन, एक की जगह दूसरा, एक जगह से दूसरी जगह। विस्थापन होता है प्रतिस्थापन, एक की जगह दूसरे को रखना। अब जैसे एक टीचर ने, मैं कह रहा था, एक टीचर ने एक बच्चे को ने होमवर्क नहीं किया तो टीचर ने क्या? उस बच्चे को डांटा। बच्चे को बड़ा गुस्सा आया। अब गुस्सा आया तो वो टीचर पे तो निकाल नहीं सकता। अब वो क्या गया? वो स्कूल में बाहर निकलते ही स्कूल के जो गमले थे उस गमले को क्या किया? तोड़ फोड़ करके अपनी जो भड़ास थी वो निकाल दी। एक कहानी भी आपने सुनी होगी कि एक नाई था, जो मारवाड़ी में कहानी है कि एक नाई था। नाई ने क्या किया? एक राजा को देखा, राजा की कटिंग बना रही थे तो राजा के क्या थे? 2 कान की जगह 4 कान थे। बड़े छोटे बच्चों को दादा दादी सुनाते। अब नाई ने जब राजा के 4 कान देखे तो राजा ने कहा कि किसी को भी कह दिया तो मैं तेरा सिर कटवा दूंगा। अब उस नाई ने 4 कान देख तो लिए, तब वो करे क्या नाई? तो उन्होंने, उस नाई के दिल के अंदर गुब्बार पैदा हो गया, समायोजन की स्थिति गड़बड़ने लगी, तनाव पैदा हो गया कि यार मुझे तो कुछ किसी को कहूं तो ये मेरा जीव खुश हो। तो वो भागा भागा गया, एक जंगल में गया और एक बड़ा सा पेड़ था, उसके पेड़ को उसने कहा कि राजा जी के क्या है? 4 कान। अब वो क्या हुआ? थोड़ा सा ठीक हो गया, खुश हो गया। उस कहानी में बाद में आपने सुन रखी है तो बड़ा मजा आने वाला है। उस कहानी में ये भी बताते हैं कि उसी पेड़ से फिर एक ढोलक बनी और जब भी वो ढोलक बजाते थे तो वो ढोलक कहती थी कि राजा के क्या है? 4 कान। ये क्या थी? प्रतिस्थापन या विस्थापन विधि। इसका एक एग्जांपल और भी निकालते हैं कि जैसे किसी बच्चे को प्यार नहीं मिले, माता पिता से प्यार नहीं मिले, तो वो क्या है? विस्थापन करके वो प्यार किससे प्राप्त करना चाहता है? अपने मामा, अपने दादा। जो प्रतिस्थापन, देखो जिन बच्चों को माँ बाप का प्यार नहीं मिलता, दादा दादी से प्यार प्राप्त करने की कोशिश करते, दादा दादी से प्यार नहीं मिलता तो नाना नानी के पास जाकर प्यार प्राप्त करने। तो ये विस्थापन या प्रतिस्थापन की विधि कह सकते हो। ठीक है। अगली विधि जो है वो है प्रक्षेपण विधि। प्रक्षेपण या प्रोजेक्शन विधि बोलते हैं इसको, प्रक्षेपण विधि। प्रक्षेपण नाम से आपको पता चलता है कि जैसे आजकल मिसाइलों का प्रक्षेपण होता है। मिसाइलों का क्या होता है? प्रक्षेपण। यहां से चलाई यहां, या फिर किसी उपग्रह के लिए यान का प्रक्षेपण किया जाता है, उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाता है धरती से अंतरिक्ष में। तो इसी शब्द से समझोगे। मिसाइल का उदाहरण ले सकते हो आप, मिसाइल का उदाहरण ले सकते हो, या किसी उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाता है।
ये सब तो आपने सुन रखे हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ है कि जो विस्थापन विधि जो है उसी से मिलती जुलती है प्रक्षेपण विधि। प्रक्षेपण विधि में क्या होता है, अपनी कमियां व दोषों को दूसरों पर डालना। सीधी सी कहानी है, अपनी कमियां या दोष दूसरे पर निकालना, दूसरे पर डालना। जैसे एक कहावत है, नाच न आए आंगन टेढ़ा, नाच न आए आंगन टेढ़ा। ये लिखा सुना होगा कि नाच न आए आंगन टेढ़ा। अर्थात नाचना तो खुद को नहीं आ रहा था और गलतियां किसमें बता रहा है कि आंगन टेढ़ा है इसलिए मुझे नाच नहीं आ रही। और बच्चे भी यही करते हैं, हम भी यही करते हैं कि जैसे किस प्रकार कभी कभी किसी में सिलेक्शन नहीं हो या बच्चे के कम नंबर आए, कम अंक आए, तो वो क्या कहता है कि मैंने तैयारी तो ठीक की थी लेकिन अब की बार तो क्या हुआ, पेपर ही खराब आया। मतलब अपना दोष किस पे प्रक्षेपित कर रहा है, वो दूसरे पे, अपनी गलती नहीं स्वीकार करेगा कि पेपर इस बार क्या आया, खराब आया। जैसे किसी आपको कोई सा सब्जेक्ट आपको नहीं आ रहा है, आपने मेहनत नहीं की, आपको पता है, दिल तो आपका कह रहा है कि मुझ में ये, मैंने इसको पढ़ा ही नहीं, लेकिन आपके मम्मी पापा जब कहेंगे कि आपको ये सब्जेक्ट क्यों नहीं आता, तो कहेंगे मार साहब को पढ़ना ही नहीं आता। तो ये क्या है, अपनी कमियां या दोष दूसरे पर डालना क्या कहलाता है, प्रक्षेपण। प्रतिस्थापन का मतलब तो उसकी जगह है दूसरा, लेकिन प्रक्षेपण सारा का सारा दोष किस पे डालना, थोड़ा सा माइनर अंतर है कि सारा का सारा दोष किस पे डालना है, दूसरे पे डालना है। जैसे कोई देखा होगा आपने, एक एग्जांपल बहुत प्यारा सा है कि जैसे कोई व्यक्ति चलता चलता क्या हो गया, उसका ध्यान नहीं था और बीच रास्ते में एक लकड़ी पड़ी थी, ध्यान वो ऊपर देख रहा था, चलते चलते वो क्या उस लकड़ी में टकराया और गिर गया। उसको वास्तव में तो गलती किसकी थी, उस चलने वाले की थी। अब उसका गुस्सा, उसने उस लकड़ी को उठाया और दे मारा, तोड़ दिया। जैसे क्रिकेट में आपने देखा होगा कि जैसे क्रिकेट में कोई क्रिकेटर या बैट्समैन है, वो बैटिंग कर रहा है, आउट हो गया, उसको पता है उसकी गलती थी आउट होने की, लेकिन गुस्सा किस पे निकलता है, वो बैट को मारता है। जैसे गलती उसकी नहीं है, प्रक्षेपित कर दिया उस पर कि गलती किसकी है, इस बैट की गलती है। तो यह विधि क्या कहलाती है, प्रक्षेपण विधि। ठीक है, तो प्रक्षेपण या प्रोजेक्शन मेथड बोलते हैं इसको। अगली जो विधि है दमन की पद्धति या रिप्रेशन मेथड। रिप्रेशन मेथड या दमन का मतलब होता है दबाना। दमन का मतलब होता है दबाना। अब दबाना कैसे, कि जब कोई इच्छा पूर्ति नहीं हो, अपनी व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूर्ति नहीं हो सकती, तो जब इच्छा पूर्ति नहीं हो तो अपने पास एक ही है कि वो क्या है, इच्छाओं को क्या कर दिया जाए, दमन कर दिया जाए या दबा दिया जाए। तो यही क्या कहलाता है, बलपूर्वक भुला देना। बलपूर्वक भुला देना, बलपूर्वक भुला देना। देखो सब सुनना, बलपूर्वक, फिर इसमें क्या है, बल भी लगाना पड़ता है। बलपूर्वक दबाना या समाप्त करना, बलपूर्वक भुला देना सही होगा, भुला देना। ये क्या होता है कि कई बार कोई किसी से प्रेम करता है, अब उसको वो मिला नहीं प्रेम, तो वो क्या करता है, उसको पता है कि ये हमें मिलने वाला नहीं है, तो उस व्यक्ति को या उस चीज को यदि हम बलपूर्वक कोशिश करें कि दबा दे कि हमें ये नहीं मिलने वाला, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये क्या कहलाता है, दमन करने की पद्धति होती है। जैसे एक व्यक्ति की इच्छा है कि यार मैं हवाई जहाज में यात्रा करूं, या एक व्यक्ति की इच्छा है कि मैं क्या करूं, एक गाड़ी खरीदूं, स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदूं। अब स्कॉर्पियो उसको मिल नहीं रही है, उसको पता है कि मेरे पास बजट है ही नहीं, मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, उस इच्छा को जबरदस्ती क्या करेगा, बलपूर्वक भुलाने की कोशिश करेगा, भुला देगा कि बाहर में जाओ, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता। और बार बार उसको याद नहीं करता है, भूल जाता है, उसको समय लग सकता है, इसमें अचेतन मन में भी जा सकती है वो स्थिति, लेकिन वो कोशिश जो बलपूर्वक दबाने की है वो क्या है, दमन करने की पद्धति कहलाती है। और कई चीजों को हम बलपूर्वक दबा देते हैं तो वो दमन की पद्धति है। अगला है समन करने की पद्धति।
समन करने की पद्धति क्या है? दमन और समन में क्या होता है? समन का मतलब होता है, जैसे आप यूं समझ सकते हो शमशान है। समन करने का मतलब होता है शांतिपूर्वक दबाना। देखो दमन था वो बलपूर्वक था, ये शांतिपूर्ण दमन है, शांतिपूर्वक दमन। तो शांतिपूर्वक किसी चीज को दमन कर दे तो वो क्या होता है? समन होता है। जैसे आपने देखा होगा कि कई व्यक्ति ये कहते हैं कि जैसे बहुत तैयारी की, बहुत मेहनत की, कई बार उसको उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो समन करने का एक तरीका होता है कि वो ये कह देता है कि यह मेरे भाग्य में ही नहीं था, यह मेरे भाग्य में नहीं था, भाग्य में ही नहीं था। ये क्यों सोचता है वो? ये मेरे भाग्य में ही नहीं था, ये क्यों सोचता है? ये जो पद्धति है वो क्या कहलाती है? समन की पद्धति कहलाती है। ये मेरे भाग्य में ही नहीं था। जैसे एक एग्जांपल और बता दूं कि किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मोटरसाइकिल बिल्कुल टूट गई, वह नई गाड़ी लेना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, वो गाड़ी नहीं ले सकता और वो मन ही मन समझाता है कि जो होना था वो हो गया, जो होना था वो हो गया, ये मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा हुआ था। जो होना था वो हो गया ना, जो होना था वो हो गया, वो हो गया। जैसे किसी का रिजल्ट उसके अनुकूल नहीं रहे, किसी का एग्जाम आपने दिया और उसका रिजल्ट आपके अनुकूल नहीं हुआ, तो अपना दिल क्या कहता है? हम उस इच्छा को दबाने की कोशिश करते हैं, हम संतुष्टि प्राप्त करने की या हम समायोजन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो हम सोचते छोड़ो इस बात को, जो होना था हो गया, देखा जाएगा कुछ। ये क्या है? समन। और जब हम जबरदस्ती दबाते हैं वो दमन होता है। दोनों में थोड़ा सा माइनर अंतर है। अगली जो समायोजन की विधि है वो है प्रतिगमन स्थापित करना। प्रतिगमन, प्रतिगमन का मतलब उल्टा चलना, गमन का मतलब जाना होता है, प्रति का मतलब उल्टा चलना या भूतकाल की तरफ जाना, उल्टा लौटना, उल्टा लौटना या भूतकाल की तरफ जाना, भूतकाल की तरफ जाना। देखो कैसे है भूतकाल की तरफ जाना कि आपने बहुत सारे देखे होंगे। कई व्यक्ति प्रतिगमन में क्या होता है कि कई व्यक्ति क्या होते हैं कि जैसे कोई टेंशन होती है किसी बच्चे को, या आप एग्जाम से जोड़ूं मैं, तो एग्जाम में मान लो किसी को सफलता नहीं मिली, अब क्या होगी? स्थितियां विपरीत हो गई तो समायोजन की आवश्यकता पड़ेगी। और समायोजन की आवश्यकता पड़ेगी तो कई बच्चे क्या करते हैं? फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगते हैं, बच्चों की तरह रोने लगते हैं। अब ये कहां जा रहे हैं? भूतकाल की तरफ। भूतकाल में बच्चा था वो, और बच्चा था तो कैसे रोता था? वैसे रोता था। तो भूतकाल में बच्चे की तरह रोना, जैसे बड़ा व्यक्ति है वो भी बच्चे की तरह रो रहा है, बच्चे की तरह रोना। एक एग्जांपल इसका दे दिया, बच्चे की तरह रोना। तो ये क्या है? भूतकाल की तरफ लौट रहा है। जैसे कभी कभी ये अच्छा प्रयास होता है कि जैसे आपको कभी एनर्जी की कमी लगे, आप में तनाव पैदा हो, आपका जीवन आपको बोझिल लगने लगे, तो इसका सबसे उपाय है कि आप चिंतन करो, सोचो कि आप जब बचपन में थे या जब आप खुश थे तो क्या क्या काम करते थे। जैसे हो सकता है किसी व्यक्ति को बहुत काम का तनाव या काम का टेंशन बहुत ज्यादा है, और कल्पना करो कि उसने 2 साल में सिनेमा हॉल में फिल्म नहीं देखी, तो उस टेंशन को खत्म करने के लिए हो सकता है आप अपने दोस्तों के साथ जाकर सिनेमा हॉल में बैठे, जो आप 5 साल पहले करते थे। तो हो सकता है आपकी चिंता क्या हो जाए? खत्म हो जाए। आपको क्या लगने लगे? अच्छा लगने लगे। आप क्या हो जाओ? समायोजित हो जाओ। यह प्रक्रिया समायोजित, ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? प्रतिगमन। वापस उल्टा या वापस भूतकाल की तरफ लौटना, प्रतिगमन। और इससे क्या मिलता है? सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। इसलिए आपके भी जीवन में कभी लगे तो आप ऐसी बातें याद करना जो आप बचपन में करते थे, जहां आपको खुशी मिलती थी। उस खुशी की तरफ लौटोगे तो आप में टेंशन खत्म होगी वर्तमान में, और आपका क्या होगा? समायोजन हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल और है कि कई महिलाओं के ससुराल में झगड़ा हो जाता है,
तो वो वापस पीहर आकर अपनी माँ की गोद में लेटकर रोने लगती है। माँ की गोद में वो लेटी हुई थी बचपन में, माँ की गोद में रोई हुई थी वो लड़की, इसीलिए वो ससुराल से आकर कहाँ पीहर में अपनी माँ की गोद में सर रखकर रोने लगती है। ये क्या है? प्रतिगमन। अगला है तर्क संगतिकरण, तार्किकरण, युक्तिकरण या औचित्य। ये बहुत अच्छा कारण है समायोजन का कि कोई भी व्यक्ति होता है अपनी सफलता के वास्तविक कारणों को छिपाता है तथा उसी वस्तु पर या पद पर दोष लगाता है, तब उसे युक्तिकरण या तर्क संगतिकरण कहते हैं। जैसे तर्क संगतिकरण की एक एग्जाम्पल से, अंगूर खट्टे वाले आपने कहावत सुनी होगी, अंगूर खट्टे खट्टे। जैसे एक लड़की है या एक लड़का है, अब एक लड़की की सगाई होने वाली है और लड़की ने क्या कर दिया, लड़के को कर दिया रिजेक्ट। लड़की ने लड़के को रिजेक्ट कर दिया तो लड़का क्या करेगा? तर्क संगतिकरण करेगा, तर्कीकरण करेगा, युक्तिकरण करेगा, औचित्य करेगा। कैसे करेगा? वो कहेगा कि वो लड़की तो मेरे काबिल थी नहीं, वो परिवार मेरे काबिल था ही नहीं, वो बढ़िया हुआ। ये क्या है? तर्क संगतिकरण, तार्किकरण, युक्तिकरण या औचित्य। कि जैसे अंगूर खट्टे हैं, कई बार हम ये भी कहते हैं कि कोई जैसे तर्क संगतिकरण ऐसे भी कहते हैं। एक एग्जांपल और आप देख सकते हो कि जैसे कई बार होता है कि कोई लड़का आरएस की तैयारी करता है या आईएएस की तैयारी करता है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तनाव पैदा होगा, डेफिनेट तनाव। वो क्या कहेगा कि यार आरएस ये चीजें है ना, ये इसमें काम बहुत करना पड़ता है, कोई नौकरी थोड़ी है, ये अच्छी नहीं है। तर्क संगतिकरण, तार्किकरण, युक्तिकरण। कई डॉक्टर की तैयारी करते हैं बच्चे और सिलेक्शन नहीं होता तो उसके घर वाले कर देते हैं या वो बच्चा खुद ही कर देता है कि डॉक्टर भी वही नौकरी है, रात को न चैन है न दिन को चैन है, फालतू की नौकरी है ये तो। मैं तो नौकरी क्या करूंगा? मास्टर की नौकरी करूंगा, क्योंकि मास्टर में क्या है? सुकून है, एक टाइम पीरियड में आपको नौकरी करनी होती है। ये क्या है? तर्क संगतिकरण। वो तर्क देता है कि वो जो हुआ वो ठीक है। लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो लोमड़ी ने क्या कहा कि अंगूर कैसे थे? खट्टे थे, मेरे काम के नहीं थे, मिल भी जाते तो मैं करता नहीं। ऐसा जो शो करने की कोशिश करता है वो तर्क संगतिकरण कहलाता है, तार्किकरण कहलाता है, युक्तिकरण कहलाता है। औचित्य स्पष्ट करने की कोशिश करता है कि जो हुआ वो क्यों सही है, जो बस असफल हुआ वो क्यों सही है, इसके अलग अलग तर्क वो देता। आर्मी की भर्ती में गया, कोई दौड़ में आउट हो गया, वो आगे क्या कहेगा? तो नौकरी है, बहुत हार्ड नौकरी है वो, तो इस प्रकार वो कह सकता है। ये क्यों कहता है? मिली नहीं, उसको पता है, वो जानना चाहता था, उसको अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी वो अपना समायोजन करने के लिए तर्क संगतिकरण कह सकता है, तार्किकरण कर सकता है, युक्तिकरण कह सकते हो, उसको औचित्यकरण कह सकते हो। अगला है समझौतावादी उपाय। समझौतावादी उपाय ये सीधा सा तरीका है कि यदि विपरीत स्थितियां पैदा हो तो व्यक्ति क्या कर लेता है? समझौता कर लेता है, उस स्थान पर किसी अन्य वस्तु या परिस्थिति से काम चला लेता है। कि जैसे इसी एग्जाम्पल में कि यार करी तो आरएस की तैयारी थी, सिलेक्शन नहीं हुआ तो काम तो चलाना ही पड़ेगा। वो काम किस में चला लेगा? पटवारी से भी चला लेगा। ये क्या है? समझौता है। समझौता कर लेता है स्थितियों के अनुसार, स्थिति परिस्थिति के अनुसार अपने को समझौता करना और उस जगह, उस किसी वस्तु की जगह दूसरी वस्तु से को स्वीकार कर लेना, समझौता करना। जैसे कोई बच्चा है पेन से लिख रहा है, पेन टूट गया, उसके पास पेन नहीं है तो वो समझौता करेगा स्थितियों से और पेन की जगह क्या कर लेगा? काम में ले लेगा, पेंसिल भी काम में वो ले लेगा। तो ये क्या है? समझौतावादी उपाय। एक है अगला जो बिंदु है क्षतिपूरक उपाय, क्षतिपूरक पद्धति। क्षतिपूरक का मतलब होता है भरपाई या नुकसान की भरपाई कह सकते हो आप, नुकसान की भरपाई, नुकसान की भरपाई। अब नुकसान की भरपाई क्या होती है? देखो आप यूं समझना कि सभी बच्चे क्या करते हैं? एग्जाम की तैयारी करते हैं। जैसे रीट का एग्जाम में बच्चे टारगेट करते हैं कि मुझे क्या कितने नंबर चाहिए? 120 नंबर चाहिए। अब उसको पता है कि 120 कैसे कैसे वो डायग्राम बनाता रहता है कि 120 में मुझे साइकोलॉजी में मुझे मेरे नंबर, यार साइकोलॉजी मुझे थोड़ी कम आती है तो मेरे नंबर 20 आएंगे। सोशल स्टडी में मुझे नंबर लाने हैं 50 अभी आ रहे हैं, हिंदी में मेरे 20 आ रहे हैं और संस्कृत में मुझे 20 आ रहे हैं। 20, 20, 40, 90 और 110 हो रहे। अब उसको पता है कि 10 नंबर अपने को बढ़ाना है और अब इसमें सबसे कम किस में आ रहे हैं? मान लो इसमें आ रहे हैं
तो इसकी कमी पूर्ति किसमें करेगा? वो करेगा कि यार इन दोनों में 5-5 बढ़ा लूं तो क्या हो जाएगा, मेरा काम चल जाएगा। अब कितना हुआ? 120 हो गया। तो मतलब एक की कमी की पूर्ति दूसरी चीज में करने की कोशिश करे तो उसको बोलते हैं क्षतिपूरक। जैसे कई लड़कियां जो होती है वो हाइट में छोटी होती है, तो उसकी क्षतिपूरक क्या करती है? वो ऊंची एड़ी की सैंडलें पहनती है, क्षतिपूरक करती है। या किसी एक परीक्षा में किसी एक विषय में नंबर कमा रहे हैं तो कोशिश करता है कि उसकी क्षतिपूर्ति कहां से की जाए? दूसरे सब्जेक्ट में नंबर ज्यादा लेकर की जा सकती है। लड़की का एग्जांपल से आप समझ सकते हो, और उसके साथ में सब्जेक्ट का एग्जांपल भी आपने समझा। एक और है कि एक लड़का है, या एग्जांपल देख दो, एक लड़की की सूरत अच्छी नहीं है, तो उसको पता है कि उसमें क्या है, ये सुंदरता नहीं है। तो वो क्या करेगी? वो कोशिश करेगी कि वो कम से कम कक्षा में टॉपर आकर उस जो सुंदरता या उसका जो समायोजन सुंदरता की वजह से कम हो रहा है, तो अब वो टॉपर बन के उसमें क्या कर ले? समायोजन कर ले। समझते इस बात को कि एक लड़की सुंदर नहीं है, उसको पता है कि वो क्लास में समायोजित कम हो पा रही है, उसको पता है कि मेरी शकल सूरत ऐसी। अब वो क्या करेगी? उसका ज्यादा ध्यान किस पे रहेगा? पढ़ाई पे, कि मैं क्लास में टॉपर हो जाऊं तो क्या हो जाएगा, इसकी कमी है, इसमें पूर्ति कर लूंगी। ये क्या है? क्षतिपूरक पद्धति है। अगला देखते हैं प्रतिक्रिया निर्माण या विपरीत रचना। विपरीत प्रतिक्रिया या विपरीत रचना, ध्यान से समझना कि जो हो रहा है, जिस स्थिति है उसके विपरीत व्यवहार करना, ये समायोजन का एक अच्छा तरीका है। और बहुत बार हम अपने आसपास देखते हैं कि कई बार आपके साथ भी हुआ होगा कि आपको किसी व्यक्ति पर गुस्सा आ रहा है, मन ही मन में क्या गुस्सा आ रहा है, बुरा लग रहा है, उसको आपको पता है कि इसकी बातें मुझे सुननी ही नहीं है, अंदर ही अंदर आप पे तनाव पैदा हो रहा है, लेकिन आप क्या कोशिश करते हो? आप मुस्कुराते हो। मुस्कुराते हो कब? जब आपको गुस्सा आ रहा है। तो ये क्या हुआ? आपको आ तो गुस्सा रहा है, लेकिन आप क्या रहे हो? मुस्कुरा रहे हो। तो ये क्या है? प्रतिक्रिया निर्माण या विपरीत रचना कह सकते हो। जैसे एक और मैं आपको उदाहरण दूं कि एक सौतेली मां, जिसे अपनी सौतेली लड़की से नफरत है, लेकिन वह अपनी नफरत को मन ही मन में बंद करके उस लड़की के प्रति बेहद स्नेह और प्रेम प्रकट करती है। जिससे नफरत है उसी के सामने हम ऐसा शो करने की कोशिश करें कि जैसे उससे प्रेम करते हो। तो ये क्या है? ये देखो, आप अपने जीवन में देखना, जब आपको कोई व्यक्ति बुरा लगे तो आप उसको यदि कह नहीं पाओ तो आप क्या करोगे? मुस्कुराने की कोशिश करोगे। और मुस्कुराओगे क्यों? क्योंकि हमें मन ही अंदर अपने व्यक्ति के मन में क्या चाहिए? समायोजन चाहिए। और समायोजन के लिए क्या करोगे? प्रतिक्रिया निर्माण करोगे या विपरीत रचना आप करोगे। ये समझ गए? इसके अलावा वास्तविकता अस्वीकार करना, ये सबसे निम्न क्लास की मान सकते हो आप। वास्तविकता अस्वीकार करना, आपको एक एग्जांपल दूं कि एक बिल्ली के सामने एक कबूतर था, बिल्ली झपटा मारने वाली थी, कबूतर ने क्या कर लिया? आंखें बंद कर ली कि वास्तविकता है ही नहीं है। उसको आंखें बंद करते ही उसको लगा कि अब बिल्ली नहीं है, लेकिन ये तो वास्तविकता अस्वीकार करने वाली बात हुई। जैसे आपको पता है कि आप किसी सब्जेक्ट में आपको पहले ही पता है कि यार रिजल्ट क्या आने वाला है, मैंने कितनी तैयारी करी कि रिजल्ट क्या आने वाला है, मैं फेल होऊंगा, लेकिन आप फिर भी क्या सोचते हो? वास्तविकता अस्वीकार करते हो ही जाऊंगा पास, क्या पता हो ही जाऊं मैं पास। ये जो है वास्तविकता अस्वीकार करना, कि आपको पता है क्या रिजल्ट नेगेटिव रहने वाला है क्योंकि मेरी तैयारी है ही नहीं। इसीलिए हर एक एग्जाम में यदि वास्तविकता स्वीकार करने लगे लोग, तो जिस भर्ती में 5000 बच्चे बैठने चाहिए, मान लो एक भर्ती में 1 लाख बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 2 लाख, वहां फार्म कितने भरे जाते हैं? 20 लाख के, और 20 लाख परीक्षा देने जाते हैं। 20 लाख में से 18 लाख को पहले पता होता है कि मेरा रिजल्ट कुछ नहीं रहने वाला, लेकिन वो क्या करते हैं? वास्तविकता को अस्वीकार करते हैं कि नहीं नहीं मेरा भी हो जाएगा। पता तो है उसको, लेकिन वास्तविकता को क्या करते हैं? अस्वीकार करते हैं। इसको बोलते हैं वास्तविकता अस्वीकार करना। अगला है आक्रामक उपाय। लास्ट उपाय देख सकते हो, आक्रामक उपाय। आक्रामक उपाय में सीधा जो परिस्थितियां विपरीत आती है, जिस व्यक्ति की वजह से विपरीत परिस्थितियां पैदा होती है या जिस स्थिति की वजह से पैदा होती है, तो उसमें सीधा क्या है? अपना क्रोध प्रकट करता है या भावनाएं प्रकट करता है। क्रोध या भावनाएं, सीधी भावनाएं प्रकट की जाती है। भावनाएं या क्रोध प्रकट किया जाता है। क्रोध प्रकट
कि ऐसी स्थिति क्यों हुई, तो क्रोध में या भावनाएं प्रकट की जाती है, तो वो आक्रामक उपाय है। जैसे एक एग्जांपल, प्रत्यक्ष, इसके दो प्रकार है, एक प्रत्यक्ष है और एक क्या है, अप्रत्यक्ष आक्रामकता है। प्रत्यक्ष आक्रामकता में जिस व्यक्ति ने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है उससे बदला लेना, जिस व्यक्ति ने आपके को ठेस पहुंचाई है उससे प्रत्यक्ष रूप से आक्रामक हो सकते हो या अप्रत्यक्ष रूप से। कई बच्चों के जैसे झगड़ा हो जाता है, उसको किसी ने डांट दिया तो बच्चा क्या सोचेगा कि आना मेरी गली, मैं आपका सिर फोड़ूंगा, प्रत्यक्ष है। जैसे किसी बड़े व्यक्ति ने या किसी आपके कॉलोनी में आपके पिता के दोस्त थे, उन्होंने आपको डांट दिया, आपके मन में आक्रामकता पैदा होगी कि इसका मैं कभी ना कभी तो बदला लूंगा। ये क्या है, प्रत्यक्ष आक्रामकता है। अप्रत्यक्ष आक्रामकता का वो है कि जैसे बच्चे क्या करते हैं, टीचर ने डांटा, टीचर ने चांटा लगा दिया किसी बच्चे को, आक्रामक हो गया बच्चा, टीचर को कुछ नहीं कहा, लेकिन जाकर उसने क्या किया, उसकी मोटरसाइकिल की जो सीट कवर था उसको ब्लेड से काट दिया। टीचर गया, छुट्टी हुई, टीचर गया तो देखा कि सीट तो सारी क्या हुआ है, बहुत सारे मिलते हैं, टायर में से हवा निकाल दी। आप बहुत सारे बच्चे देखे होंगे जिनकी आपसे दुश्मनी हो, आपकी मोटरसाइकिल या आपकी गाड़ी के टायर में से हवा निकाल देंगे। ये क्या है, अप्रत्यक्ष उपाय। और इसके द्वारा क्या करना चाहता है, वो अपना जो मन के अंदर की भड़ास है वो किस पे निकाल रहा है, मोटरसाइकिल पे निकाल रहा है, और इस प्रकार क्या कर सकता है, वो समायोजित करने की अपने आप को कोशिश करता है। तो इस प्रकार बहुत सारे तरीके आपने देखे समायोजन के। मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें से आपको एक सवाल हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो समायोजन की परिस्थितियां आएगी लिखी हुई कि एक बच्चा ऐसा कर रहा है तो ये उसमें वो कौन सा समायोजन की कौन सी पद्धति काम में ले रहा है, तो इस प्रकार के सवाल आएंगे। तो इसलिए मैं आशा करता हूं कि एक बार इस वीडियो को आराम से देखना। एक सवाल यदि आधे घंटे में आपका हो रहा है तो ये सस्ता है। मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपके समझ में आए। कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हो। साथ ही मुझे ये जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। इसी प्रकार के वीडियो में लाता रहूँगा। तब तक आप इस प्रकार के वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करो और साथ लाइक और कमेंट जरूर करना। आपके कमेंट के इंतजार में आपका अपना दोस्त जी.आर. चौधरी एक नई वीडियो के लिए फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।